अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सहरिश फरहान। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। मॉडल टाउन में अहम मुलाकात के बाद नून लीग की मेज़बानी में पीडीएम का इजलास होगा, जिसमें हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे इमरान शफकत हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, मौलाना फजलुर रहमान तो पहुँच गए, मियाँ शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात शेड्यूल है। क्या ये मुलाकात शुरू हो गई है और कौन कौन इस मुलाकात में होगा? क्या मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ के वन ऑन वन मुलाकात होगी या फिर वफूद की सतह पर होगी, कोई उनके साथ भी होगा? जी बिल्कुल, पीडीएम कायदीन की अहम बैठक कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुँच चुके हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान बाकायदा वन ऑन वन मुलाकात है, वो भी शुरू हो चुकी है। मुलाकात में शहबाज शरीफ हलीफ जमातों से जो राब्ते हुए उनके और जो पीटीआई के नाराज़ अरकान हैं उनकी तादाद के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद लेंगे, जबकि कुछ देर बाद पीडीएम का इजलास शुरू होगा। जबकि इजलास से कबल मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान केपीके के अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी वो उनके साथ हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्ला वो इस मुलाकात में शरीक होंगे। जबकि पीडीएम का जो सरबराही इजलास है, मौलाना फजलुर रहमान यहाँ से शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह से वर्चुअल इजलास की सदारत करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ वो भी कुछ देर बाद यहाँ पर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुँच जाएंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में शाइया भी दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। आज का जो अहम एजेंडा है वो ये है कि जो तरीके अदम एतमाद की तजवीज़ दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और लॉन्ग मार्च को मुश्तरका करने के हवाले से जो तजवीज़ है आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से, उस पर मुशावरत की जाएगी। तमाम पीडीएम के जो सरबराहान हैं जमातों के, उनके एतमाद में लिया जाएगा। शहबाज शरीफ उनके सामने अपनी जो लाहे अमल है वो पेश करेंगे। हुकूमत के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए जो तजावीज़ हैं वो आज मरतब की जाएंगी, जबकि हतमी फैसले के बाद मीडिया ब्रीफिंग का भी इम्कान है और अहम फैसले किए जाएंगे। जबकि पीडीएम के कायदीन को नवाज शरीफ है वो वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे, इजलास में वहाँ से शिरकत करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून इसकी मेज़बानी कर रही है। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। आपसे मुसलसल अपडेट इस बारे में लेते रहेंगे। इमरान खान को कैसे हटाना है? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिया है। कहा, इमरान खान को जमहूरी तरीके से ही घर भेजना है। मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुताल्लिक सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा, हर इदारे को अपने दायरे कार में रहते हुए काम करना चाहिए। हर इदारा को अपना दायरे में रह के काम करना चाहिए और ये हमारा लॉन्ग टर्म जिदोजहद है। इमरान को तो जाना है और जो भी कदम हम उठा सकते हैं खान साहब को घर भेजने के लिए, वो कदम हमें उठाना चाहिए। पीडीएम का बुनियाद रखते हुए मेरा यही स्टांस था और आज भी हमारा मुतालबा यही है कि हमने खान साहब को हटाना है तो जमहूरी तरीके से हटाना है, अदम एतमाद ले आके। जल्द से इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, हुकूमत को घर भेजने का अज़म। पीडीएम ने हर हरबा इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया। पीडीएम के ऐलानात और नाकामियों का अहवाल इस रिपोर्ट में। दिन गुजरते रहे, साल जाते रहे, बातें होती रही, वक्त न थम सका। 2020 आया चला गया, 2021 भी गुजर गया, लेकिन ना तो हुकूमत गई और ना ही ऑपोजिशन का इस्लामाबाद से गुजर हुआ। बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगा। अब या आर या पार इंशाल्लाह। लॉन्ग मार्च करने का वक्त लॉन्ग होता रहा, कभी हाँ कभी ना का पीडीएम का फॉर्मूला चलता रहा। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। जिस पीडीएम को अपोजिशन इत्तेहाद का नाम दिया गया, वही अपोजिशन एक दूसरे की अपोजिशन करती नजर आई। हमारा लॉन्ग मार्च डिले नहीं होना चाहिए था। ये किसका आइडिया था इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करें? पीडीएम सरबरा इस्तीफों के मुतालबे से चिमटे रहे। पीपल्स पार्टी तो कुजा, मुस्लिम लीग नून ने भी मौलाना का साथ न दिया। मेरे ज़ाती ख्याल में इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। हुकूमत को घर भेजने का मिशन अपोजिशन कायदीन के डाइनिंग रूम्स तक ही महदूद होकर रह गया। इसकी वजह क्या थी, मरियम नवाज बता चुकी हैं। बहुत एक्सपीरियंस पार्टीज हैं पीडीएम के अंदर।
अक्लमंद लोग हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इंकशाफ किया है कि परवेज़ इलाही ने पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक़ गिले शिकवे किए, मगर 2023 तक हुकूमत का इत्तेहादी रहने का वादा भी किया है। राय साहब के साथ भी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है और गिले शिकवे होते रहते हैं, इश्यूज़ भी आती रहती है। उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल कैटेगरिकली कहा है कि 2023 तक हम इत्तेहादी हैं। हम जो है ना किसी भी सूरत में जो है ना हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। सर उनके गिले शिकवे क्या है? वो तो होते रहते हैं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि मैं तो वफाक से आया हूँ, तो रूटीन में चीज़ें होती हैं, घर में भी होती हैं। सियासी बसात पर एक तरफ अपोजिशन इन हाउस तब्दीली के लिए सरगर्म है तो दूसरी जानिब हुकूमत में भी दरारें वाजे होने लगी। सेनेट में वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान अपनी हुकूमत से शिकवे करने लगे तो इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मुनासिब नुमाइंदगी न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि PTI अगला इलेक्शन हार गई तो इमरान खान और भी खतरनाक हो जाएंगे। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। वफाकी वजारतों के कारकर्दगी मुकाबलों ने बाला ही बाला क्या कर डाला कि वाने बाला में वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान को अपनी नाकदरी का एहसास हो गया। 12वें नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह, 12वें खिलाड़ी के पास हर चीज का जवाब होता है, फिर भी 12वां ही रहता है। हवाओं का बदलता रुख देखकर इत्तेहादी पार्टी बाप को भी अपनी महरूमियां अचानक शिद्दत से सताने लग गई। इंतहाई अफसोस की बात है, हम आपके इत्तेहादी हैं, 3.5 साल से बैठे हुए हैं। आपके ये अल्फाज बलूचिस्तान की नुमाइंदगी, हमारी एक मिनिस्ट्री, उसमें कोई बलूचिस्तान की नुमाइंदगी हम नहीं समझते हैं इसको। मुखालिफ मुंडेर से उड़ने के लिए पर तोलता देखकर जयालों ने सियासी परिंदों को दाना डालना शुरू कर दिया। इतने इख्तलाफात हैं, मसाइल तो आप बराए मेहरबानी अपोजिशन की बेंचेस पर आ बैठे, हम आपकी बातें सुनेंगे। सूरत हाल भांप कर सेनेटर फैसल जावेद ने मुमकिन तरीके अदम एतमाद नाकाम होने का पेशगी दावा कर दिया। अलबत्ता आइंदा इलेक्शन से मुतालिक वो ज्यादा पुरएतमाद नजर नहीं आए। अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होगा, लेकिन अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं तो इमरान खान इन अपोजिशन के लिए गवर्नमेंट से बाहर ज्यादा खतरनाक है। अपोजिशन ने अमेरिका से मुतालिक वजीर आजम और वजीर खारजा के मुज्जात बयानात को भी आड़े हाथों ले लिया, जिसे कायदे वान ने खारजा पॉलिसी पर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। नाराज इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और आइंदा भी रहेगी। कहा, BNP का वफाकी काबीना में नुमाइंदगी देने का मुतालबा नाजायज़ नहीं, मगर फैसला वजीर आजम ने ही करना है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे शुरू से इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे और उन्होंने अपने बयानात में ये भी कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर को फुली सपोर्ट करते हैं। और उनकी देखिए पॉलिटिकल लाइफ में हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी अपनी सियासी मजबूरियां भी होती हैं और सियासी हुकूक भी होते हैं। तो वो ये समझते हैं कि उनको इस सिलसिले में ज़रा हुकूमत की तरफ से उनकी सपोर्ट चाहिए, जो कि ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को उनको देंगे। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरिट पे उनकी जो उनकी गुजारिशात हैं उस पर वो फैसला करेंगे। फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन उनका कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। 4 अरब में कितने धेले, माजरा बताएंगे इसी बुलेटिन में। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि कंटेनर तैयार है जो अगले साल जुलाई से पूरे मुल्क में जाएगा। इमरान खान हुकूमत से बाहर अपोजिशन के लिए ज़्यादा खतरनाक हैं। समा से गुफ्तगू में फैसल जावेद ने अपोजिशन को चैलेंज किया कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, नाकामी ही उनका मुकद्दर बनेगी। आज सेनेट की इजलास के दौरान सेनेटर फैसल जावेद एक बड़ी बात करके कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है और कामयाब हो जाती है तो ऐसी सूरत में इमरान खान ज्यादा खतरनाक होंगे। खतरनाक प्राइम मिनिस्टर को क्यों करार दे रहे हैं, आपका मकसद क्या है सर, कैसे खतरनाक होंगे वज़ीर आज़म? पहली बात तो यह है कि अपोजिशन ये कोई हैट्रिक कर चुकी है इस किस्म की स्कीमें निकालने की, और अब ये चौथी कोशिश कर रहे हैं। आज नए तहरीक अदम एतमाद और ट्राई करके देखते हैं, नाकामी इनका मुकद्दर है, ये कामयाब नहीं होंगे। एक बार फिर ये नाकाम होंगे, पब्लिक इन्हें पहले रिजेक्ट कर चुकी है। पहले इनके इस्तीफे बने लतीफे, नून लीग और पीपल्स पार्टी कामयाब हो भी जाती है अपनी तहरीक अदम एतमाद में, तो इमरान खान तो इनके लिए ज्यादा खतरनाक होंगे हुकूमत से बाहर। 22 साल जो सड़कों पर जद्दोजहद थी उसमें रिकॉर्ड पब्लिक निकाली, और आखिरी 4 साल यानी कि 2014 से लेकर 2018 तक तो पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड पब्लिक बाहर निकली। और अब अगर ये इमरान खान को बाहर करते हैं और वो अपोजिशन में
नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जुलाई से कंटेनर तैयार है और पूरे मुल्क में कंटेनर जाएगा और भरपूर अवामी राब्ता, एक पॉलिटिकल कैंपेन चलेगी जुलाई 2023 के बाद और वो अक्टूबर तक जारी रहेगी और फिर अक्टूबर में जनरल इलेक्शन। हुकूमत को खतरा है? हुकूमत को कोई खतरा नहीं, महंगाई कंट्रोल नहीं ना होगी। महंगाई अब 1.5 महीने में नीचे जाएगी। एतमाद में एक चीज होगा कि अपोजिशन के 6 से 7 वोट उनके निकल जाएंगे, वो भी हमारी तरफ आ जाएंगे। ये अदम एतमाद प्लस हो जाएगा, ये एतमाद प्लस हो जाएगा। अहम खबर देंगे, बात करेंगे भारत की साजिश की। भारतीय एजेंसी रॉ ने तहरीक तालिबान इंडिया को लॉन्च कर दिया है। आलमी बरादरी ने भारतीय हुकूमत की अक़लियत मुखालिफ पॉलिसीज़ को बेनकाब करना शुरू किया तो तहरीक तालिबान इंडिया की लॉन्चिंग के जरिए रॉ ने मोदी की हुकूमत को दबाव से निकालने का प्रोग्राम बना लिया है। मज़ीद जानते हैं, ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और आलमी बरादरी इस बात को तस्लीम भी करती है, लेकिन इस अमन को बिगाड़ने के लिए भारत आखिर चाह क्या रहा है? ये जो नया प्रोजेक्ट ला रहा है भारत ख़ित्ते में, आप नहीं समझते कि मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा ये? देखिए जी, इलाके की बात तो छोड़े, खुद इंडिया के अंदर भी जब बीजेपी की हुकूमत और मोदी की हुकूमत जो है वो उसको कोई मसला दरपेश होता है, अनपॉपुलरिटी होती है, उस पर किसी मामले में तनकीद आना शुरू होती है, लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है कि जिससे वो पाकिस्तान को बदनाम कर सके और लोगों की तवज्जो इस जानिब दिला सके अपने अवाम की कि पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन है और वो इस वक्त हमें डिस्टेबलाइज कर रहा है और हमें इसके लिए मुतहद होना चाहिए। ये उसका वाहिद रास्ता है। अपनी कारकर्दगी उसकी जीरो है, जगह जगह पे उसकी इंतहापसंदी की वजह से उसके लिए परेशानियां पैदा हुई हैं, अक़लियतें जो हैं वो गले गले तक भरी हुई हैं। तो ये इस किस्म के काम जो ये करता रहता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मिसाल अगर आप सामने रखें तो वो कश्मीर में वो इस किस्म के ऑपरेशन करके उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का उससे जवाब तलाश करता है। अब इसी तरह से वो अपने यहाँ पे खुद ही अपने लोगों से खुरेजी करवा के, जिसको उसने TTI का नाम दिया है, वो बना के और उसके बाद जो कार्रवाइयाँ करेगा उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करेगा। और इस किस्म के हथकंडे उसके जो है वो इसलिए भी नाकाम हो गए कि तहरीक तालिबान नाम की जो चीज़ है, अगरचे जो तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान में आए हैं उनके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात का शिकार होता है TTP के हाथों और मुख्तलिफ जगह पे उसके हमले जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और उसमें हमारी फोर्सेस पे भी हमले होते हैं और दहशतगर्दी की उसकी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, वो उसकी जिम्मेदारी भी देते रहते हैं। तो पाकिस्तान तो उनसे निपट रहा है। पाकिस्तान में खालिद साहब साथ ही रहिएगा। दिफाई तजियाकार नादिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो भारतीय मुसलमान हैं उनके लिए तो ये एक बड़ी ख़तरनाक खबर है। इसके साथ साथ ये भी बताएं नादिर मीर साहब कि TTI का क़याम आप समझते हैं कि मोदी की हुकूमत जिसके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है, उसको दबाव से निकालने की कोशिश है ये? हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट PNRM ने पहले ही कहा कि भारतीय मुसलमानों की सपोर्ट हमने करनी है, पाकिस्तान ने करनी है, क्योंकि पूरा एजेंडा है इस वक्त दिल्ली में और इंडिया में 20-22 करोड़ या पाकिस्तान की आबादी जितने मुसलमान जो हैं भारत के अंदर, इंडिया में जो हैं, उनका कत्ले आम यानी जेनोसाइड, उनको वो सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं। दे वांट टू एक्सटर्मिनेट देम, फिनिश देम ऑफ। तो ये काम अब अगले लेवल पे आ चुका है। अब आपने ये देखा, चाहे वो हिजाब का केस हो किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे अब ये TTI की बात कर रहे हो जो इंडिया के अंदर, तहरीक तालिबान की बात इंडिया के अंदर जो है, या कोई और इसका कल कोई और चीज निकल आएगी, वहां पर कोई दहशतगर्दी हो जाएगी या कुछ और होगा। ये सब कड़ियां हैं, मतलब दे आर पार्ट्स ऑफ द बिगर स्टोरी। और बिगर स्टोरी जो है, जो नैरेटिव है, वो है भारत के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम। कश्मीर में तो पहले की आप देखें, जो कश्मीर में इस वक्त जुल्म हो रहा है वो दुनिया के अंदर कहीं और नहीं हो रहा, इस वक्त कहीं नहीं हो रहा इस वक्त। और इसी तरह पूरा प्रोग्राम शुरू है, उसके साथ एजेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान जो भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, अकेले, उन सबको मारना है उन्होंने, लेकिन उसमें मुसलमान सर फहरिस्त नंबर 1 वो हैं, और उसके साथ पाकिस्तान के पाकिस्तान है। तो ये जो पाकिस्तान में कुछ लोगों ने बात की 100 years फ्रेंडशिप विद इंडिया, वो अब जरा इस ख्याल से या खुशफहमी से ये लोग निकल आए। हमारे कुछ लोग हैं सियासत में और कुछ वैसे ख्याल रखते हैं, अच्छी बात थी, कोई अमन चाहते हैं, हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हो रहा है वो भी तो देखना ना कि व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी और आगे होना क्या है। तो ये सबको नजर आ रहा है और इससे ना सिर्फ खित्ते में और भारत के अंदर भी और खित्ते के अंदर भी
टोटल टर्मोइल होगी और इससे डिस्टेबलाइजेशन होगी, बल्कि इससे जंग के हालात और ज्यादा हो जाएंगे। और लेकिन हमेशा की तरह भारत को इस बार भी भी मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका नादिर मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। तजियाकार और खालिद अजीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एहतसाब अदालत मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ रोस्टम पर आकर सफाइयां देने लगे। कहा अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, तमाम इदारे उल्टे हो गए लेकिन उनके खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सके। नैब गवाह ने इतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ कभी रमज़ान शुगर मिल्स के डायरेक्टर नहीं रहे। शहबाज शरीफ बोले कि उनका बस चले तो पूरे पाकिस्तान की कंपनीज का डायरेक्टर बना दिया जाए। समाअत का अहवाल अरशद अली की इस रिपोर्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की पेशी। नैब के गवाह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल रजिस्ट्रार पर जिरा हुई। गवाह के मुताबिक उन्होंने जो रिकॉर्ड दिया उसमें हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स के डायरेक्टर हैं, जबकि शहबाज शरीफ का नाम डायरेक्टर्स में शामिल नहीं। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए और कहा कि तमाम इदारे उल्टे हो गए लेकिन उनके खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सके। नैब का बस चले तो मुझे पूरे पाकिस्तान की कंपनियों का डायरेक्टर बना दें। इस पर फाजिल जज ने कहा कि क्या आप ये ऑफर कबूल कर लेंगे। इस सवाल पर अदालत में कहके लग गए। शहबाज शरीफ बोले नैब और FIA ने रिकॉर्ड लंदन की नेशनल क्राइम एजेंसी को भिजवाया लेकिन वहाँ भी कुछ साबित नहीं हुआ। अदालत ने समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी करते हुए नैब के मजीद गवाहों को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान कहते हैं मैं सड़कों पर आऊंगा, वो अब सड़कों पर नहीं सीधा जेल जाएंगे। तहरीके अदम एतमाद पर काम हो रहा है, जल्द अवाम को खुशखबरी सुनाएंगे। तहरीके अदम एतमाद पर मुशावरत जारी है और शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने जो टास्क दिया है, पार्टी ने जो टास्क दिया है, जो गवर्नमेंट के अपने एलाइज इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के खौफ में मुब्तला हैं क्योंकि वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, वो हमारे साथ राब्तों में हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुशखबरी सुनेगी और इसलिए घर जाएगा इंशाल्लाह। जिस स्कैंडल को उठाया गया, शहजाद अकबर ने उन सब स्कैंडल्स के अंदर से पैसे खाए, वो तमाम एविडेंसेस आ चुके हैं। ऐसे नहीं जाने देना घर आपको ये जवाब देने पड़ेंगे। इमरान खान साहब, आप कहते हैं ना मैं सड़कों पर आ रहा हूं, आप सड़कों पे नहीं, आप जेल जा रहे हैं। आज ARU के जो नए एहतसाब के आए हैं, कोई फिर उसी वजीर आजम के दफ्तर में बुलाया गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बनाओ, मुझे शहबाज शरीफ अगले चंद हफ्तों में जेल में चाहिए। शहबाज शरीफ का इतना खौफ क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ आपको घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं और शहबाज शरीफ अब आपको घर भेज कर रहेंगे। वो तो कागज लहरा लहरा के PID में जो तकरीरें करते थे उनको तो इबरत का निशान बनाया इमरान खान ने। ये कि अफसरान को भी कहना चाहती हूँ, शहजाद अकबर का हाल देखिए। बरतानवी इंसाफ की अदालतों ने आपके मुंह पर तमाचे मारे हैं। आपने शहबाज शरीफ के बोगस में, सियासी इंतकाम में आपने पाकिस्तान को आज एम्बैरस किया। NCA ने कहा हमें सारा कुछ ARU ने दिया, वजीर आजम ऑफिस ने दिया। शहबाज शरीफ को लंदन की अदालत से जमानत मिली है, ना ही किसी ने बाइज्जत बरी किया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिलकवार कहा मरियम औरंगजेब ने हाथ लहरा लहरा कर झूठ बोला। PDM इजलास पर बोले कि ऑपोजिशन को इस बार भी नाकामी मिलेगी। हिज़्ब इख्तलाफ मैदान में तो आए, बताएं कि कौन किसकी टिकट लेता है। 36 बार आप पहले भी नाकाम हो चुके हैं, 37वीं बार आप दोबारा तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह आप दोबारा नाकाम होंगे। कहते हैं कि हुकूमत के फलां बंदे से हमारा राब्ता है, आप मैदान में आइए। फरवरी भी आ रहा है और मार्च भी आ रहा है, आपको हम दिखाएंगे कि कहां कहां कौन कौन किस किस की टिकट लेता है। आप अपने घर को खुद ही जरा ध्यान कर लें। 24 लोग हैं जो आपसे बहुत तंग हैं। अभी आपको सेनेट में सामने ला के दिखाया कि आपके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हों या नून के सेनेटर हों या पीपल्स पार्टी के, हमारी डिजायर पे या वो सेनेट में आते नहीं, और अगर आते हैं तो आप खाना भी आपसे खाते हैं, हल्फ भी कुरान पे आपको देते हैं, लेकिन वो वोट फिर वहां डालते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि डालना चाहिए। NCA ने ना शहबाज शरीफ को कोई बेल दी है, ना अदालत ने कोई बेल दी है, ना ही उन्होंने किसी किस्म का बाइज्जत बरी किया है। मरियम औरंगजेब साहबा ने उंगलियां लहरा लहरा के झूठ बोला। इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, ये सलमान शहबाज के अकाउंट्स के ऊपर हो रही थी, फंड्स फ्रीज किए गए थे, उनको अनफ्रीज किया गया। ये तहकीकात आज भी जारी हैं और इसमें शहबाज शरीफ को ना कोई बेल मिला, ना कोई बेल ऑर्डर, ना उनका इसमें कहीं पर नाम आया। 2 से 3 हफ्तों में हुकूमत के कदम उखड़ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया।
समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी को इंटरव्यू में कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा नहीं अपना साथ दे रही है, मिलकर चलना उनकी भी ज़रूरत है। पार्टी जो है वो इस बार हमारे साथ चलने या ना चलने का तो मामला ही नहीं है। जिस तरह से इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें ग्रीवेंस है और हम चाहते हैं कि इस हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए इन दी लार्जर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसी तरह से पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है। कोई एहतमाल नहीं है कि वो हमसे जो है वो इस बारे में कोई जो है वो कोई जिस तरह से कहा जाता है कि वो हमें हमारा साथ नहीं देंगे, वो नहीं देना। कब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मूव होनी है, ये फैसला तो PDM की सरबराही मीटिंग में और जो मुतहदा अपोजिशन है इन नेशनल असम्बली उनकी जो है वो क़यादत जो है उसके फ़ैसले पे ही होगा। बाकी ये है कि आपको अगले 2-3 हफ्तों में खान साहब के पाँव उखड़ते जो है वो नज़र आ जाएंगे आपको। नवाज शरीफ के डॉक्टर की तहरीर एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई है। जायज़ा लेने वाले मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स नामुकम्मल करार दे दी हैं। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक डॉक्टर फयाज शाल ने सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत पर तहरीर भेजी है, किसी मेडिकल इदारे या लेबॉर्ट्री की मेडिकल रिपोर्ट साथ मौजूद नहीं है। महकमा सेहत पंजाब को तहरीरी तौर पर इस सिलसिले में आगाह भी कर दिया गया है। तो नवाज शरीफ के डॉक्टर की तहरीर एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई है। जायज़ा लेने वाला मेडिकल बोर्ड 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड है, इसने रिपोर्ट्स नामुकम्मल करार दे दी हैं। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक डॉक्टर फयाज शाल ने सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत पर तहरीर भेजी है, किसी भी मेडिकल इदारे या लेबॉर्ट्री की मेडिकल रिपोर्ट साथ मौजूद नहीं है। महकमा सेहत पंजाब को तहरीरी तौर पर इस सिलसिले में आगाह कर दिया है। और अब ये भी जानिए कि टॉप 10 बनने वाले वजीरों की कारकर्दगी कैसी थी, किस वजीर ने ऐसा क्या किया था जो उनको अवार्ड मिला। हुकूमत ने वजीरों की कारकर्दगी सामने लाने का फैसला कर लिया है। आपको बताएं कि टॉप 10 वज़रा की कारकर्दगी बताने के लिए मीडिया ब्रीफिंग दी जाएगी। पहले मरहले में 4 वज़रा, एक मुशीर और एक माविन खुसूसी की ब्रीफिंग की हिदायत, जिस मुराद सईद, असद उमर, शफकत महमूद अपनी वजारतों की कारकर्दगी बताएंगे। इसके अलावा खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद और सानिया नश्तर वजारतों की कारकर्दगी से आगाह करेंगी। आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 10 वजारतें ऐसी थीं जिनको सराहा गया, उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया, जिस पर काफ़ी सवालात उठने लगे कि आखिर इनकी कारकर्दगी है क्या। तो अब ये फैसला किया गया है कि इनकी कारकर्दगी पर मीडिया ब्रीफिंग दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़रा को सर्टिफिकेट देने के इक़दाम को हुकूमत की 2 नंबरी करार दे दिया। वज़ीर आज़म 10 नंबरी, उनकी कैबिनेट भी 10 नंबरी। सिंध के साथ एक ज्यादती की बुनियाद पर उसको नंबर 1 दिया गया। दुनिया 1 नंबरी, ये 10 नंबरी। जो इनको पहला सर्टिफिकेट मुराद सईद साहब को मिला है, वो जो गाली गलोच का बाजार वो असेंबली में करते हैं, उस चीज़ का सर्टिफिकेट है। यहाँ 120 नंबर भी 420 नंबर भी आ जाएंगे ये लोग। मैं उनको 0 में से 0 नंबर दूंगा। रबिश बात करेगा उसको सबसे पहला इनाम मिलेगा, आप ये समझ सकते हैं। और अब बात करते हैं अहम अदालती फैसले की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बक्का किला और DI खान में PTI उम्मीदवारों और साबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद की नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और शाह मोहम्मद की नाअहली कालअदम करार दे दी गई। मामून रशीद की नाअहली का फैसला बरकरार रखा गया है। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की पाबंदी बरकरार रहेगी। फैसले के बाद उमर अमीन गंडापुर को मेयर का इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त मिल गई। एक शहर, एक मेडिकल कॉलेज, 2 साल का फ़र्क और 2 तालिबात की मुबैना खुदकुशी। लाड़काना चांडका मेडिकल कॉलेज में क्या हो रहा है? गर्ल्स हॉस्टल में मुर्दा पाई गई तालिबा की DNA रिपोर्ट में होश उड़ा देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। 2 तालिबात की DNA रिपोर्ट में एक ही शख्स के सैंपल्स मैच कर गए। एक तालिबा की लाश 2019 जबकि दूसरी की 2021 में मिली थी। चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना की 2 तालिबात की मौत, DNA रिपोर्ट कैसे बाहर आई? बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स और कानूनी माहिरीन का इजलास बुलाया गया। अफसोस के बजाय गुस्से का इजहार किया गया। शुरा ने कहा कि लेबॉर्ट्री इंतजामिया ने इदारे को बदनाम करने की कोशिश की। लेबॉर्ट्री को हक नहीं कि वो एक लड़की के अज्जा दूसरी से मैच करे। रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी है। शुरा ने लेबॉर्ट्री को भी जुडिशल इंक्वायरी में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। सिंध की जामियात में तालिबात की मुबैना खुदकुशियों से मुताल्लिक़ सूबाई वज़ीर बराए ख़वातीन शैला रज़ा का कहना है कि मामले की तहक़ीक़ात करवा रहे हैं। अगर तालिबा की DNA की सूरत में सबूत मौजूद है तो कानून अपना काम करेगा। मुतासरीन की हर तरह से मदद करते हैं, लेकिन मेरा काम मुल्ज़िमान को पकड़ना नहीं है।
मेरे पास ये रिपोर्ट आई हुई है और मैंने अपनी जो ऑफिसर है शमा परवीन उससे कहा है कि हाउस ऑफिसर ये कह रही है कि लड़कियों पे ख़ुदकुशी ठोकी जा रही है, तो आप इसको जाओ और मुझे बताओ। तो देखिए, अगर हमारे पास डीएनए रिपोर्ट का सबूत मौजूद है तो फिर हमें कोई मसला नहीं है कि हम उसको लड़ेंगे और कानून अपना काम करेगा। हम हर तरह की सपोर्ट करते हैं। बाकी जो काम है वो अदालतों का होता है और पुलिस का कि उसको कल्प्रेट को पकड़े। कि हमारे पास जब सर्वाइवर आया है तो हमारा काम क्या है, मैं निकल के गिरफ्तार नहीं करूंगी उसको, पुलिस को करवान मेरा जोर होगा ना पुलिस पे। पुलिस का भी एक काम का वक्त होगा कि पुलिस किस वक्त काम करेगी। कानूनदानों का कहना है कि डीएनए टेस्ट नाकाबिले तरदीद सबूत होता है जिस पर किसी भी मुल्जिम को सज़ा हो सकती है। अगर किसी ने खुदकुशी की भी है तो इसकी वजूहात भी सामने आना ज़रूरी है। तमाम के तमाम जितने भी अफसरान और जितने भी मुलाजमान हैं वहाँ पर उन सब का टेस्ट होना चाहिए। हम उसे मैच कर सकते, एसर्टेन कर सकते कि सस्पेक्ट कौन है ये। लेकिन जब वो नहीं हो तो ऐसे तो बड़ा नामुमकिन सी बात है कि आप अगर आप किसी को किसी पे इल्जाम लगाएं। डीएनए टेस्ट जो है अब उसको अदालतें जो है उसमें बतौर सबूत जो है एक्सेप्ट किया जाता है और वो एक ऐसा नाकाबिले तरदीद सबूत होता है जिसकी बुनियाद पर जिन शवाहद की बुनियाद के ऊपर किसी भी मुल्जिम को सजा दी जा सकती है। लाहौर के इलाके टाउनशिप में निजी स्कूल के तालिब इल्म ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वालिद ने बताया है कि स्कूल इंतजामिया ने बेटे को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर्स के मुताबिक 9वीं जमात के तालिब इल्म अब्दुल्ला की रीढ़ की हड्डी और टांग फ्रैक्चर हुई है। तालिब इल्म के वालिद के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ने बेटे को सज़ा दी और इम्तिहान में बैठने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तालिब इल्म ने दिल बर्दाश्ता होकर स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। दूसरी जानब स्कूल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि अब्दुल्ला का 10वीं जमात के एक तालिब इल्म से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद असातिज़ा ने वालिदैन को बुलाने का कहा तो उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा ली। स्कूल इंतजामिया ने तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। PSL मैचेस लाहौर में जारी हैं। महकमा मौसमियात ने 20 फरवरी से बारिशों की पेशगोई की जिससे मैचेस मुतासर हो सकते हैं। समा की नुमाइंदा आयशा आता ने डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास के साथ गुफ्तगू की है। आइए उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, PSL का मेला लाहौर में सज चुका है जो कि 27 फरवरी तक जारी रहेगा। कराची की निस्बत लाहौर में ड्यू फैक्टर जो है वो ज़्यादा है। हमारे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। डे टाइम जो हमारी मॉइस्चर है वो 30% से भी कम हो जाता है, लेकिन जो ही ये रात को थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो 10-11 बजे टेम्परेचर जो नमी का तनासब है वो 60% या उससे ज़्यादा हो जाता है। जब नमी का तनासब 50% या उससे ज़्यादा होता है तो घास के ऊपर जो है, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है काफ़ी ग्रासी है, तो उसके ऊपर फिर ओस पड़ती है, वो गेंद को और उसको अफेक्ट तो करती है। और ये सिलसिला तो इन फरवरी के दिनों में जारी रहेगा। एक बारिशों का सिलसिला आएगा 20 के बाद, उससे ये होगा कि बारिशों की मकदार तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उसमें जो नमी होगी और दूसरा होगी वो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। और 15 माह से कोहनी की इंजरी का शिकार न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन परेशान हो गए। कहते हैं कि दिल करता है कि बाजू ही काट डालूं। केन विलियमसन ने कोहनी की इंजरी की वजह से भारत और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेले थी और अब वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गए। मकामी मीडिया से बात करते हुए विलियमसन ने कहा कि कोहनी की वजह से बहुत मायूस हूँ। इंजरी से छुटकारा पाने के लिए सचिन तेंदुलकर और स्टीव स्मिथ से भी रब्ता किया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कई बार सोचा कोहनी ही काट दूँ। कराची की कदीम सबीलें कहाँ कहाँ हैं और ये किस हाल में हैं, इन्हें बनाने वाले कौन थे और बनाने का मकसद क्या था, ये सब जान लेते हैं शायान सलीम की इस रिपोर्ट में। कराची आज बूंद बूंद पानी को तरसता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक सदी पहले तो हरगिज भी नहीं। यहाँ बसने वालों को जहाँ पानी की कमी ना थी, वहीं वो जानवरों को भी सैराब करते थे। कराची में आज भी ऐसे कुछ आसार दिखाई देते हैं, इंसानियत का पता देते हैं। एम.ए. जीना रोड और बाबाए उर्दू रोड पर डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ ये सबील गौथक तर्ज तामीर का नमूना है। 1927 में ओपली बाई नामी खातून ने अपने शौहर दीवान दियाराम चैलाम की याद में ये सबील बनवाई थी। वक्त के सितम को सहती ये सबील 94 बरस बाद भी मौजूद तो है, लेकिन अब यहाँ पानी पीने वाला जानवर है ना पानी।
पेशावर से गुरुमंदिर तक 30 सबीलें हुआ करती थी, जिनमें से ज़्यादातर ख़त्म हो गई या उन पर तजावज़ात कायम कर दी गई। 4 से 5 सबीलों के आसार आज भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। सिर्फ गुरुमंदिर पर वाक़ई इस सबील पर आज भी पानी मिलता है। आज कराची की सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब रवां रहता है, लेकिन लगभग 150 साल पहले तो कुछ अलग ही रंग था। कहीं आना जाना हो या सामान की मुंतकली, इन सड़कों पर घोड़े, गधे और ऊंट गाड़ियां नजर आती थीं। इन्हीं जानवरों की प्यास बुझाने के लिए मसरूफ सड़कों पर छोटे हौज बनाए गए। पाकिस्तान चौक, सोल्जर बाजार और गुरुमंदिर पर इनकी निशानियां आज भी नुमायां हैं। इतनी बारबरदारी होती थी या जो भी ट्रैफिक होता था वो सारे का सारा, यानी विक्टोरिया होती थी, बगी होती थी, गधा गाड़ियाँ होती थी, ऊँट गाड़ियाँ होती थी, तो लाज़िम बात है उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन इसका एहसास होना ये बड़ी अहम चीज़ है कि ज़रूरत तो थी। यानी जब जानवर गाड़ियाँ आपके पूरे शहर में चलती हैं, अब वो जानवर के लिए हर जगह तो पानी वो बेचारा नहीं मतलब रख सकता। अब उस रूट से वो गुज़र रहा है, सबील लगी हुई है और उसमें प्याव बनी हुई है, तो उसमें उसने जानवर को पानी पिलाया, फिर आगे निकल गया, फिर कहीं और चला गया तो वहाँ उसने जानवर को पानी पिलाया। तो उस वक्त पानी भी एक कराची में पानी भी मतलब नल होते थे, पानी के नल होते थे और हर जगह पानी की सहूलत भी होती थी। तो लेकिन जानवरों के लिए नहीं होती थी, इंसानों के लिए होती थी, तो उनको एहसास था जानवरों का। सबीलों की तैयारी में उसकी बनावट को मुनफरद बनाने पर बहुत तवज्जो दी गई, लेकिन गुजरते वक्त के साथ गफलत की दीमक इसकी खूबसूरती को चाट गई। ये सबीलें तारीख का हिस्सा हैं, एक विरसे की हैसियत रखती हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर ये खदशात उभरते हैं कि शायद आइंदा दिनों में ये निशानियां भी मिट ना जाएं। सोल्जर बाज़ार वाली अगर आपने देखी होगी सबील, तो उसमें आप देखें कितना खूबसूरत तरीके से का पत्थर का इस्तेमाल और वो सारी चीज़ें, वो बिल्कुल एक जो है वो आर्ट का शाकार नज़र आता है। खूबसूरती को भी मद्देनज़र रखा जाता था। फिर उसमें पानी की फराहमी भी वो चेक होता था कि भाई पानी मुनासिब आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर अब किसी ने देखा कि यार ये सबील की जगह है, यहाँ पर एक दुकान बन सकती है, तो उसने बना दी। किसी ने उसको जो है कमरा बना के उस पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। गुरुमंदिर की ये सबील भी पारसी खानदान ने बनवाई थी। रईस खान 25 साल से इसकी देखभाल कर रहे हैं। कौन इसको चलाता है, कौन है इसके पीछे? बस 2-3 बंदे पहले आया, वो मर गया, फिर 25 साल से बाद में आया। 25 साल हमारा हो गया, यहाँ बैठा हुआ है, सफाई मफाई करते हैं, नया लैंड डाल दिया पानी का। किसने बनाई ये सब? ये हो बनाया पारसियों ने। एक ये इसके यहाँ पे कि जिन्होंने ये बनाई है, कभी आपने देखा है कि कोई ऐसा आया हो जिन्होंने जिनके नाम लिखे हुए यहाँ पे? वो आता है, कभी कभी आता है। पहले इधर गुलशन में रहते थे, अभी चले गया बाहर। हाँ, पारसी। कराची हमेशा से खुदा तरस लोगों का शहर रहा है। ये सबीलें इसी का सबूत हैं। कराची की ये कदीम सबीलें जिनकी तारीख और पस मंज़र से लोग वाकिफ नहीं है, जो पानी की फराहमी का जरिया होने के साथ साथ इस बात की भी अलामत है कि एक दौर में यहाँ इंसानों के साथ साथ जानवरों के हुकूक का भी खास ख्याल रखा जाता था और उनसे हुस्न सलूक से पेश आया जाता था। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए साथ।